मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23 का जो है सॉल्यूशन देख रहे हैं। और आज हम लोग जो है खंड ब का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 खंड ब का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सभी खंड कीजिए। तो इसमें 6 सवाल हैं और 6 सवाल जो है 2-2 नंबर के हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है पहला सवाल देखते हैं। पहले क्वेश्चन का सवाल नंबर क। सवाल नंबर क है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। तो चलिए हम लोग इसका कारण बताते हैं कि क्या यह दो क्रमागत पूर्णांक है वो हमेशा 2 से विभाज्य होंगे कि नहीं होंगे अगर उनका गुणा किया जाए तो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दो क्रमागत पूर्णांक, माना दो क्रमागत पूर्णांक, माना दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। माना कि दो क्रमागत पूर्णांक जो है क्या क्या हो सकते हैं। दो क्रमागत पूर्णांक कोई भी माने क्रमागत पूर्णांक ले सकते हैं। जैसे कि दो क्रमागत पूर्णांक का मतलब कि एक जो है, अगर पहला एक जो है पूर्णांक 1 है तो दूसरा जो है क्या हो जाएगा 2। यदि एक एक जो है पूर्णांक 3 है तो दूसरा हो जाएगा 4। यह क्रमागत पूर्णांक हो गए। यदि एक जो है 5 है तो दूसरा 6 हो जाएगा। कोई भी जो है ले सकते हैं। यदि एक 8 है तो दूसरा जो है 9 हम लोग ले सकते हैं। यदि एक जो है 10 है तो दूसरा जो है 11 ले सकते हैं। और ये जो है हम लोग देखते हैं कि क्या इनका गुणनफल जो है 2 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। अब देखते हैं गुणनफल हो रहा है कि इन दोनों को गुणा करने पर, इन दोनों क्रमागत पूर्णांकों को गुणा करने पर ये 2 से विभाज्य है। यह बताना है कि सत्य है कि नहीं है, यानी कि हमेशा 2 से विभाज्य होंगे कि नहीं होंगे। तो अब देखते हैं गुणनफल विभाज्य है कि 2 से विभाज्य है कि नहीं। 2 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, तो पहला हम जो है मान लेते हैं कि पहला जो है जोड़ा 1 2 है तो इसका गुणा करते हैं। ठीक है, तो 1 गुणे 2 करते हैं बराबर क्या हो जाएगा 2 होगा। इसको 2 से विभाजित करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, आराम से 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं जोड़ा लेके 3 गुणे 4 करते हैं तो 3 गुणे 4 इसमें जो है 2 से भाग देते हैं तो 3 चौको 12। अब 12/2 करेंगे तो 2 छके 12 6। ये भी विभाज्य हो जा रहा है। ठीक है, ये भी विभाज्य हो जा रहा है। तो सब मिला के कोई भी क्रमागत अगर नंबर है ना और उसको 2 से विभाजित करेंगे तो 100% 2 से विभाजित हो जाएगा। 6 5 30 और 30 में 2 से भाग देते हैं तो 2 15 30, ये भी जो है हो जाएगा विभाजित। ठीक है, उसी तरह से 8 गुणे 9 है तो 8 गुणे 9 9 8 72। अब 72 में 2 से भाग दीजिए, आराम से 2 2 3 6 और 2 1 2 31 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये विभाज्य हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से जो है 10 गुणे 11 ले लीजिए, ये भी जो है क्या होगा विभाज्य जरूर हो जाएगा। 11 यहाँ पर 110 अब बटे 2 2 5 10 2 5 10। ठीक है, यानी कि 55 दूना 110 तो ये भी 55 हो जा रहा है, यानी कि ये भी विभाज्य है। अतः हम लोग कह सकते हैं, आंसर हो जाएगा। तो अतः हम लोग कह सकते हैं अतः अतः दो क्रमागत पूर्णांक हमेशा 2 से विभाज्य होंगे। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, अतः दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा, यह कथन सत्य है।
कथन सत्य है। ठीक है, यह कथन सत्य है, आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ख। दूसरा क्वेश्चन ख है कि यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान निकालिए। ठीक है ना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दिया गया है कि यदि काट थीटा बराबर, हमें दिया है कि काट थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, 7/8 है। तो हम लोगों को जो है मान निकालना है, हमें दिया है, ये जो है दिया है, ये हमें जो है दिया है। तो हम लोग अब मान निकालते हैं, क्या किसका, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अब 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बटे में 1 प्लस कॉस थीटा अब 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये किस सरसंख्या पे है कि a प्लस बी और a माइनस बी के सरसंख्या पे है। ये नहीं दिख रहा है, a प्लस बी एक कोष्ठ में, a माइनस बी एक कोष्ठ में। ये जो है दिख रहा है, ये दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, इसी सरसंख्या पे दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग लिख देते हैं। यहाँ भी वही होगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, बस आता है कि ये a b न लिख के आप लोग x y लिख सकते हैं, x y एक कोष्ठ में x माइनस y लिख सकते हैं। ये अलग है अंक, तो इसको भी अलग दिखाइए, तो वही होगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से हम लोग इसको जो हम लोग सर्वसंख्या से लिख सकते हैं, माने इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1, माने देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है। तो इसको जो है माने इस फॉर्मेट में है, तो इस फॉर्मेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, a का वर्ग ले रहे हैं माइनस b का वर्ग ले रहे हैं। तो इसी तरह से 1 का वर्ग ले लेंगे, माइनस में जो है किसका, साइन का वर्ग ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ले लेंगे। ठीक है, और बटे में सेम इसी प्रकार से 1 का वर्ग ले लेंगे, माइनस में कास का वर्ग ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कि साइन थीटा का पूरा वर्ग। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या पूरा का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल में आप लोग को यही पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये सूत्र आप लोग को बताया गया होगा, अगर आप लोग रिवीजन करना है तो इस सूत्र भी आप लोग को पता होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, ये सूत्र होता है, यहाँ से हम सूत्र लिख दे रहे हैं कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कभी भी अब अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको इधर कर देंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कास स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन को इधर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, तो वही इसी से जो है इसी सूत्र से इसको प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा। अब देखिए काट स्क्वायर थीटा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं काट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब काट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर का मतलब काट थीटा का मान हम लोगों को दिया गया है कि ये 7/8 है, तो इसका हम लोग को होल ऑफ स्क्वायर कर देना है। तो होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 7 का जो है वर्ग करेंगे तो 7 7 49, और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ख का हल हो गया। अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को। ठीक है, अगर अच्छे से सवाल समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए हम लोग ग देखते हैं। ग में कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। माने एक शंक्वाकार बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है, जिसका जो है व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका जो है आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी का आयतन, डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है हम लोगों को, ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहा है, डाले गए पानी का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है पानी की ऊंचाई ज्ञात कर। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, बेलन में जो है दिया गया है शंकु का एक शंकु दिया गया है। एक जो है क्या दिया गया है, शंकु, और जो है एक जो है बेलन दिया गया है। दिया ही न दिया गया है, एक शंकु है एक बेलन है। वैसे जो है दोस्तों चित्र जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएंगे 2 नंबर वाले में। ठीक है, आप बना देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बेलन दिया गया हम लोगों को और एक जो है शंकु दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई भी दे रखा है। ठीक है, देखिए शंकु का ऊंचाई ए आई हो गया, आई बी हो गया, आई सी हो गया। ठीक है, ये जो है आपका बेलन हो गया ए बी सी डी, ये बेलन हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये जो शंकु है इसका आंतरिक व्यास जो है 10 सेंटीमीटर है। ये व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर है व्यास। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। और ये ऊंचाई जो है इसका, ये जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये बेलन है, बेलन का व्यास दे दिया है। बेलन का क्या किया है, व्यास दे दिया है। व्यास जिसको डाया कहते हैं, ये जो है 20 सेंटीमीटर दे दिया है व्यास। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें जो पानी डाला गया है तो इसमें जो है पानी की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि इसमें जो है एच डैश क्या होगा। मान लीजिए कि आज आपका एच है तो एच डैश का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है पानी है शंकु में भरा हुआ है, इसी पानी को हम लोग जो है बेलन में डाल देते हैं। ठीक है, अब चूंकि इसमें पानी भरा हुआ है तो हमने शंकु को उल्टा बना दिया है। दोस्तों पानी भरा है तो ये शंकु जो है कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया है, ये पानी भरा हुआ शंकु है और ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पानी को जो इसमें डाल दे रहे हैं, तो इसमें भी जो है पानी का कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा, यही ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोगों को पता होगा कि आयतन जो भी होता है वह कभी भी जो है ना घटता है ना बढ़ता है आयतन। ठीक है, माने अगर पानी है तो पानी के शंकु में भरा है 1 लीटर, तो अगर हम लोग जो है बेलन में डालेंगे तब भी वह आयतन 1 ही लीटर रहेगा। यानी कि आयतन जो है एक समान होगा, ऊंचाई घटेगा बढ़ेगा, ऊंचाई घट सकता है बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन आयतन एक समान रहता है। यानी कि शंकु के जो पानी का आयतन होगा वही होगा बेलन के पानी का आयतन। ठीक है, तुलना करा देंगे, एच का मान निकल जाएगा। ठीक है, समझाने में टाइम लग रहा है, बशर्ते कि हल करने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिखते हैं बेलन का आयतन। यहाँ पे जो है बेलन का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। ठीक है ना, तो हम जो है क्या निकालेंगे, बेलन में पानी का आयतन हम यहाँ पे लिखेंगे, बेलन में पानी का आयतन हम लोग पानी का ऊंचाई, पानी का ऊंचाई निकालना है ना, पानी का ऊंचाई यही हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर शंकु के पानी का आयतन, शंकु के पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बेलन के पानी का आयतन, बेलन के पानी का आयतन। मैंने डाले गए, मैंने इसी जो है पानी को बेलन में डाला गया है
तो उस जो है पानी का आयतन निकाल देंगे तो ये क्या निकल जाएगा हम लोग का, इसमें से ऊंचाई निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बेलन का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का जो है आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यह एच डैश है। इसको जो है R1 मानिए और इसको R2 मानिए, क्योंकि इनकी त्रिज्याएं अलग अलग दी गई हैं। ठीक है ना, तो त्रिज्या जो देखिए, अब हमको जो है शंकु का व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो शंकु का त्रिज्या निकाल देते हैं। ये R1 है और इसका जो है त्रिज्या हम लोग R2 ले रहे हैं। ठीक है, तो R1 निकालना है, तो R1 के लिए जो है क्या हो जाएगा, व्यास का आधा R1 होगा, तो 2×5 = 10 यानी कि 5 हो जाएगा शंकु का त्रिज्या। और बेलन का त्रिज्या अगर हम लोग निकालें R2 बराबर, तो ये हो जाएगा 20/2, तो ये हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा 10, ये निकाल दीजिएगा यहाँ पे पहले। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें मान भर देते हैं, तो 1/3 पाई R1 का मान कितना हो जाएगा 5, गुणे 5 कर देंगे, वर्ग है तो, गुणे एच का मान जो है कितना दिया हुआ है 24, तो 24 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए पाई रहेगा ही रहेगा, और R2 कितना हो जाएगा, तो 10, तो 10 गुणे 10 कर सकते हैं, इंटू जो है क्या हो जाएगा एच डैश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई हम लोग जो है पहले ही कैंसिल कर सकते हैं, और 3 से इसको काट सकते हैं, 3/24। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 गुणे जो है 8 लिख सकते हैं। अब बराबर में इधर क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 गुणे एच लिख सकते हैं डैश। अब जो हम लोग इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो 10 × 10 इधर लाते हैं, तो ये अपने जगह पे रहेगा 5 × 5 गुणे 8, अब बटे में क्या हो जाएगा 10 × 10, इधर कितना बचेगा एच डैश बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, यानी कि एच बराबर कितना बच गया, एच डैश बराबर 2, यानी कि एच डैश, यानी कि इसमें जो है बेलन में जो पानी डालेंगे उसकी ऊंचाई जो है कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। उसकी ऊंचाई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर लिख सकते हैं डाले गए पानी का वो है। अब सब कुछ एच डैश जो हम लोग बता ही दिए हैं क्या है, तो एच डैश जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एच डैश बराबर 2 सेंटीमीटर। अतः पानी का जो है बेलन में पानी का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः बेलन में पानी की ऊंचाई, बेलन में पानी की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आंसर जरूर जो है क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन घ देखिए, कर निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग को समांतर माध्य ज्ञात करना है, आसान है। चलिए इसका समांतर माध्य हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको हल करेंगे हम लोग, तो हल करेंगे तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग जो है क्या कर लेंगे, इस सारणी को जो है हम लोग ऐसे लिख लेंगे। पहले वर्ग अंतराल यहाँ पे बना लेंगे, वर्ग अंतराल, और इसको लिख लेंगे क्या दिया है वर्ग अंतराल, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, इतना दिया है, 60 से 70 यही दिया है। ठीक है, ये हम लोगों का जो है वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद से बारंबारता वाला जो है कॉलम बना लेंगे, बारंबारता वाला कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग का बारंबारता में जो है क्या दिया है, 10 से 20 2 है, 20 से 30 7 है, ये जो है 12 है, फिर ये 15 है, फिर ये जो है कितना 8 है, फिर ये जो है 6 है। ठीक है, अब हम लोगों को इसका एक्साई निकाल लेना है। इसका क्या निकाल लेना है, एक्साई मध्यमान निकाल लेना है। ठीक है, तो एक्साई निकालने के लिए क्या होता है, इसको जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए। तो 10 20 30, 30 का आधा 15 है, 30 का आधा कितना होगा 15 है। अब इसमें देख लीजिए कितने का अंतर चल रहा है, 10 से 20 हो गया, अब 20 से 30 हो गया, यानी कि 10 का अंतराल चल रहा है। इसमें 10 10 जोड़ते जाइए, इसमें 10 10 जोड़ते जाइए। तो 15 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35, 35 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, 45 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
40 10 50 55, 55 में जो है 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65, 65 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75, हो गया। अब इसके बाद से हम लोग जो है क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई और एफ आई, क्या निकालेंगे, एक्स आई और एफ आई निकालेंगे। ये आपका एक्स आई था, ये आपका जो है एफ आई है, ठीक है। तो एक्स आई का एफ आई में गुणा कराएंगे, तो गुणा करा के हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे गुणा करके लिख देंगे। 15 गुणे 2 30 हो जाएगा, 25 गुणे 7 175 हो जाएगा, 35 गुणे 12 420 हो जाएगा, 35 गुणे 12 420 हो गया, 45 गुणे 15 675 हो गया, 55 गुणे 8, ये देखिएगा ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अधिक लिखा गया था 65, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वही इसका 55 हो गया, 55 गुणे 8 840, और फिर 55 में 10 जोड़ेंगे 65, तो 65 गुणे 6 हो गया 390, ठीक है ना। ये अधिक लिख दिए थे 65, 65 यहाँ होना चाहिए 75 तक आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेकिंग था भाई, 10 10 जोड़ते आए हैं, ठीक है। तो ये आपका माध्यमान हो गया, और फिर 65 का 6 में गुणा किए हैं 390 हो गया। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो इसी को कहते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल गया आपका 21 30 यानी कि 2130, ठीक है। और सब बराबरता जोड़ लेंगे, इसको सिग्मा एफ आई कहते हैं, तो हो जाएगा आपका 50, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई हो गया आपका 50। अब हम लोग प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करते हैं, तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि समांतर माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि से लिख दीजिएगा, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं समांतर माध्य। तो अब हम लोग जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान यहाँ पे है 2130, अब बटे में क्या है सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50। अब 0 से 0 काट दीजिए और 5 से इसमें भाग दीजिए, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, एक बचा, भाग नहीं जाएगा, 3 उतारेंगे, 5 दूना 10, भाग नहीं जाएगा, 3 बचेगा, दसवां लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छके 30, तो कितना हो जाएगा, तो 42.6 ये जो है आपका समांतर माध्य हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तर आंसर समांतर माध्य, समांतर माध्य 42.6 है, बस उत्तर दे देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, अंग, ठीक है। अंग के बाद से च है, ये लास्ट सवाल होगा च, ठीक है। तो अंग देखते हैं, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये निर्देशांक ज्यामिति का है। हमें यहाँ पे जो है दिया गया है कि एक जो है कोई बिंदु माइनस में 4 और 6 है, जो दो बिंदु जो है हैं ए और बी, इनके मध्य कहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, ए का निर्देशांक माइनस में 6 और 10 दिया हुआ है, माइनस में 6 और 10 दिया हुआ है, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 3 और माइनस में 8 दिया हुआ है, ठीक है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यह ए और बी के बीच ये जो कोई बिंदु है, मान लीजिए कि माना कि पी बिंदु है, ये पी बिंदु जो है कहाँ, यहाँ कहीं बैठा हुआ है, यहाँ कहीं भी बैठा सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो माइनस में 4 और 6 इसका अनुपात दिया हुआ है, इसका जो है मान दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए कि यह जो है किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, यह रेखाखंड ए बी रेखाखंड किस अनुपात में है। तो हम लोग मान लेते हैं ये M1 है और ये M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि माना ए बी रेखाखंड को पी बिंदु, माना कोई इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माना बिंदु P, माना बिंदु
P जिसका निर्देशांक -4 और 6 है, बिंदु P रेखाखंड AB को M1 संबंध M2 अनुपात में बांटता है, अनुपात में बांटता है। अब हम लोग जो है M1 M2 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं हम लोग जानते हैं कि देखिए ये हो जाता है आपका x1, यह आपका जो है क्या हो जाएगा x, और ये y हो जाता है और ये x1 मानिए और ये y1 मानिए, यहाँ पे x1 x2 और y2 मानेंगे, ठीक है। और हम लोग इसके संबंध में जानते हैं कि अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है। अंतः विभाजन का सूत्र होता है x बराबर, जैसे कि x y निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाता है m1 इंटू x2 अधन में m2 इंटू x1, अब बटे में क्या हो जाता है m1 धन m2। अच्छा y के लिए क्या हो जाता है, y के लिए क्या हो जाता है, तो m1 इंटू y2 m1 इंटू y2 अधन में m2 इंटू y1 हो जाता है, बटे में m1 धन m2 हो जाता है, होता है सूत्र से। अब हम लोग जो है अब इसका x निकालते हैं, तो x जो है के लिए x का मान है दिया हुआ है -4 थे, जब -4 ले लेंगे और फिर m1 इंटू x2 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए m1 का मान हम लोग को पता नहीं है तो m1 रहेगा, और x2 का मान देखिए तो x2 का मान यहाँ पे -4 है, सॉरी x2 का मान -3 है, यहाँ पे लिख दीजिए ना x1 x2, यहाँ पे कहीं लिख दीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 बराबर कितना दिया हुआ है, यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, ऊपर ही लिख दीजिएगा, x1 बराबर दिया हुआ है -6, ठीक है, और x2 बराबर दिया हुआ है 3, ठीक है। y1 बराबर कितना हो जाएगा 10, y1 बराबर हो जाएगा 10, और y2 बराबर कितना हो जाएगा -8, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम मान भर देंगे, x2 का मान कितना है तो 3 अधन में m2, तो m2 का मान नहीं पता है, x1 का मान कितना है -6, तो -6 ले लेना है गुणा के साथ, ठीक है। अब बटे में जो है क्या कर देना है m1 अधन में m2 कर देना है, वही रहेगा, नहीं दिया है तो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब y वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसका इधर गुणा करा देंगे, तो -4 का जो है m1 अधन में जो है m2 का गुणा होगा, हाँ, इसका ऐसे ही रहेगा, 3 का m1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 m1 हो जाएगा, अब -6 का जो है प्लस m2 से गुणा करेंगे तो -6 m2 हो जाएगा। अब फिर जो हम लोग क्या करेगा, तो अब हम लोग जो इसका गुणा करा देंगे तो -4 का m1 में गुणा होगा तो -4 m1 हो जाएगा, माइनस में जो है 4 m2 हो जाएगा, इधर जो है 3 m1 है और माइनस में 6 m2 है। अब हम लोग जो है m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ करते हैं, तो m1 को इधर लाते हैं, तो माइनस में 4 m1 आई 3 m1 इधर आएगा तो माइनस में 3 m1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 3 m1 हो जाएगा। और अब m2 को इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा 4 m2 और फिर माइनस में जो है 6 m2 पहले से है इधर हैं। अब जो है 4 3 7 माइनस में 7 m1 हो जाएगा, इधर माइनस में जो है 2 m2 हो जाएगा, 6 में से 4 घट जाएगा, चिन्ह माइनस का है, अधिक तो अधिक माइनस का आएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे भाई, तो माइनस से जो है माइनस ख़त्म कर लेते हैं, 7 को इधर ले जाते हैं तो m1 बराबर हो जाएगा कितना 2/7, तो m2 को इधर ला देते हैं, m2 को इधर ला देते हैं भाई, 7 को इधर ले गए तो बट्टे में आ जाएगा 2/7, m2 को इधर लाते हैं तो बट्टे में इहो आ जाएगा m2, ठीक है। तो m1/m2 हो गया आपका 2/7, यानी कि m1 संबंध है m2 संबंध है
m2 बराबर हो गया 2 संबंध है 7। ठीक है, अब y का मान भी रख के देख लेते हैं। वैसे हम लोग का मान निकल गया है, आप लोग इसमें भी रख दीजिएगा। इसमें अगर गड़बड़ आ जाएगा तो समझ लीजिए कि गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो जांच भी हो जाएगा। अब देखिए y का मान यहाँ पे हम लोग 6 ले लेंगे, क्योंकि y का मान होता है, तो y का मान यहाँ पे 6 ले लेंगे। m1 का मान वही रहेगा। y2 का मान देखिए क्या है, माइनस में 8, माइनस में 8, तो यहाँ गुणा के साथ माइनस में 8 ले लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। धन में m2 वही रहेगा। y1 का मान देखिए कितना है, तो 10 है, तो यहाँ पे 10 ले लेंगे। ठीक है, अब बटे में m1 और धन में m2 हो जाएगा। अब जो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, तो माइक जो है सही से है कि नहीं यार, एक मिनट। ठीक है, तो अब इसका जो हम लोग जो है इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका इधर गुणा करा देते हैं, तो 6 m1 धन में m2 हो जाएगा। ये ऐसे है, -8 गुणा m1, तो माइनस में जो है माइनस में 8 m1 रहेगा। इसका जो है गुणा कराएंगे तो प्लस में जो है 10 m2 रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, टाइम का अभाव है। यहाँ पे देखिए 6 m1 हो जाएगा, धन में जो है 6 m2 हो जाएगा। इधर देखिए माइनस में जो है 8 m1 हो जाएगा, 10 जो है m2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए m1 को एक तरफ कीजिए, तो -8 को इधर लाएंगे तो 6 m1, अब प्लस में जो है 8 m1 हो जाएगा, m1 हो जाएगा ना। इधर जो है जाएगा ये, तो माइनस में 6 m2 हो जाएगा, प्लस में जो है 10 जो है m2 पहले से है इधर है। अब 8 6 14 m1 हो जाएगा, 10 में 6 जा 4 m2 हो जाएगा। है, हो जाएगा ना। अब फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, m1 बटे जो है m2 इधर लिख देंगे, m2 को इधर ला देते हैं, और फिर इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, तो ये 4/14 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो 2/7 ये भी हो जा रहा है। यानी कि m1 संबंध है m2 बराबर 2 संबंध है 7 होगा आंसर। ठीक है, तो अतः यह जो है संख्या क्या होगा, यह बिंदु जो है इसको 2 संबंध 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। बहुत अब यहाँ पे हम लोगों का जो है के का जो है चौथा, इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो है च है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2 3 है, बी 4 के है और सी 6 - 3 है। ठीक है, और ये क्या है, संरेखीय है, तो के का मान बताना है। तो देखिए अगर 3 बिंदु संरेखीय हैं, एक ही रेखा पे हैं, तो इसका मतलब कि जो है क्या हो जाएगा, एक ही रेखा पे है, तो इसका मतलब कि इनसे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करके तुलना करा देंगे तो आराम से इसका मान निकल जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको जो है कैसे हल करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना 3 बिंदु दिए हुए हैं, ए बी सी दिया है, 3 बिंदु ए बी सी क्या है, ए जिसका निर्देशांक 2 3 है, बी जिसका निर्देशांक 4 और के है, सी जिसका निर्देशांक 6 - 3 है, 6 - 3 है। ठीक है संरेखीय है, यानी कि एक ही रेखा पर है। मान लेते हैं कि तीनों बिंदु जो है क्या है, एक ही रेखा पर है। तो जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो इनसे कोई त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो यह तो इन बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर है, हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बड़ा ब्रैकेट, और उसके बाद से जो है क्या होता है, तो x2 कहाँ से शुरू करते हैं, x1 - x2 सॉरी, इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 x यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद से क्या लिखते हैं, y2 - y3 लिखते हैं। अब प्लस में जो है क्या लिखते हैं,
तो x2 लिखते हैं यहाँ पे, और फिर y3 में से y1 घट जाता है, y3 में से y1 घट जाता है, फिर इधर जो है क्या लिखते हैं, तो x3 लिखते हैं, और फिर जो है यहाँ पे y1 में से y2 घट जाता है। ठीक है, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र में रख के जब बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 कर देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 कर देंगे। ठीक है भाई, ये जो किसका सूत्र है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या है, 0 है। त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 भर देंगे। अब इसमें हम मान भर देंगे, के का मान निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग x1 मान लेते हैं, इतना है, y1 जो है इतना है, x2 जो है इतना है, y2 इतना है, x3 इतना है, y3 इतना है। कितना है, यहाँ पे मान भर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, x1 बराबर कितना होगा, तो x1 का मान 2 होगा। ठीक है, x2 का मान कितना होगा, तो x2 का मान 4 होगा, यहाँ पे x2 बराबर 4। x3 का मान कितना होगा, तो x3 बराबर 6 हो जाएगा। y का देखिए, y1 बराबर कितना होगा, तो 3 होगा, y1 बराबर 3। y2 कितना होगा, तो y2 देखिए कितना है, तो k है। y3 कितना होगा, तो y3 देखिए माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 होगा। इसमें मान भर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान भरिए, तो 1/2 रहेगा ऐसे ही। x1 का मान देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 भर लीजिए। ठीक है, x1 का मान चाहिए 2। y2 का मान k है, तो k भर लीजिए। y2 का मान जो है क्या है, k है, तो y2 का मान k भरा गया। फिर माइनस में y3 है, तो y3 का मान -3 है, तो प्लस में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र में माइनस है। ये भी जो है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 3। धन में x2 का मान कितना है, 4 है। उसके बाद से जो है क्या लिखना है, x2 y3 का मान माइनस में 3 है। y1, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 3 है, तो प्लस में माइनस में 3 होगा ना, क्योंकि y1 का मान माइनस में 3 होगा, क्योंकि यह प्लस है, तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 3 हो जाएगा। धन में वो x3, तो x3 का मान कितना है, तो 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देना है। y1 माइनस y1 का मान कितना है, तो 3 है, माइनस में y2 का मान कितना है, k है, तो यहाँ पे k लिख लेना है। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देना है, बराबर 0 कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है 1/2 ये पूरे जो है समीकरण के साथ गुणा है, तो इसको अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग के पास यही बचेगा क्या, 2 √2 ब्रैकेट में जो है k धन 3 बच जाएगा। धन में इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 6, तो 4 गुणे माइनस में जो है 6 हो जाएगा। धन में जो है इसको भी सॉल्व करेंगे, तो अभी फिलहाल में 6 और 3 माइनस के रहने दीजिए, अब बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि इसको जो इधर लाए हैं तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 2 का जो है के में गुणा होगा, तो 2k हो जाएगा। धन में 3 गुना 6 हो जाएगा। धन में अब देखिए प्लस में 4 है, माइनस में 6 है, तो 4 छके 24, तो ये माइनस में होगा, 4 छके 24, 4 छके 24, तो 24 माइनस में होगा। अब यहाँ पे देखिए, धन में 36 18, माइनस में 6 के बराबर 0। ठीक है, यही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस 6 है और प्लस 18 है, तो ये जो है प्लस में कितना हो जाएगा, 8 6 14 24, प्लस में 24, ये माइनस में जो है 24 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 के है, माइनस में 6 के हैं, तो 2 के माइनस में 6 के, तो ये हो जाएगा माइनस में 4 के, माइनस में कितना हो जाएगा, 4 के, कैसे 6 में से 2 घट जाएगा, तो 4 के माइनस में हो जाएगा, और बराबर 0। अब देखिए ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो माइनस में 4 के बराबर 0 हो जाएगा। अब माइनस में 4 के का मतलब के जो है 0/4 हो जाएगा माइनस में, तो ये जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को ना प्लस में मानते हैं ना माइनस में। ठीक है, तो इसलिए के का मान कितना होगा, 0 होगा। यही हमारा जो है क्या होगा, आंसर होगा। तो के का मान कितना हो गया, 4। ठीक है, सॉरी, के का मान कितना हो गया, 0। तो यही हमारा जो है क्या होगा, आंसर होगा। यही जो है मान बताना था। तो इस प्रकार हम लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
खंड ब का अब हम लोग जो है अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सभी सॉल्यूशन देखेंगे जितना हो सकता है, क्योंकि मेमोरी स्पेस कम है हमारे पास, घंटी बज चुका है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।